हाँ, तो तुम दिल्ली दामीर हो। बोलो, क्या चाहते हो मुझसे? मुझे बताओ कि अर्तुल कहाँ है। अगर अर्तुल गद्दार होता तो मैं खुद उसका सर अपने हथौड़े से कुचल देता। अर्तुल कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि तानगुत सल्जूक कमांडर को मार देता है, हालांकि उसके कत्ल का इल्जाम पहले ही अर्तुल पर लग चुका था। दूसरी तरफ कबीले में ट्यूतेकन ने अर्तुल को तलाश करने के लिए अपने सिपाहियों को हुक्म दे दिया था। इस किस्त के आगाज में हकीम अर्तुक अकेले में कुरकुत सरदार से मुलाकात करता है और कहता है कि दुर्गा कबीले में आपका असर और रसूख दिन ब दिन कम होता जा रहा है। आयतुलन और ट्यूतेकन आपके हर काम में मुदाखलत करते हैं, इसलिए अगर ऐसा ही जारी रहा तो आपके फैसलों में कोई असर नहीं रहेगा। इसलिए कबीले का कानून सिर्फ आपको अपने हाथ में रखना चाहिए। इस पर कुरकुत सरदार सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले का सिपाही हाइमा खातून से खत लेकर सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ रवाना हो जाता है। इस दौरान कोजा बश और ट्यूतेकन भी उसे देख लेते हैं। ट्यूतेकन कोजा बश को उसके पीछे भेज देता है और कहता है कि खून बहाए बगैर इसको रोकना है। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके साथी उस जगह पहुंचते हैं जिसका सल्जूक कमांडर अर्तकुश ने उन्हें बताया था कि वहां जरूरी कागजात छुपा रखे हैं। थोड़ी देर तलाश करने के बाद वो बैग अर्तुल को मिल जाता है। अर्तुल कहता है कि इसकी हिफाजत के लिए अगर हमें जान भी देनी पड़ी तो दे देंगे। उधर नोयान के डेरे पर तानगुत गायब हो जाता है। एक सिपाही वापस आकर नोयान को बताता है कि मैंने उसे बहुत तलाश किया लेकिन वो नहीं मिला, जिस पर नोयान उसे मारता है और कहता है कि कैसे नहीं मिला, तुम दोबारा जाओ और उसको तलाश करो। इसके बाद नोयान कहता है कि मेरी इजाजत के बगैर मौत भी किसी की जान नहीं ले सकती। इतने में ताजिर इफरासियाब उसके डेरे पर पहुंच जाता है। नोयान उससे पूछता है कि अर्तुल की मौत का फैसला आने के बाद कबीले वाले एक दूसरे के खिलाफ हो गए होंगे। इफरासियाब कहता है कि बिल्कुल, और गुंदोगदो अभी एक आखिरी काम करने वाला है जिसके बाद आपकी कामयाबी नजर आ रही है। इसके बाद नोयान हमजा को कहता है कि जाओ और तानगुत को ढूंढकर मेरे पास ले आओ। दूसरी तरफ काई कबीले में गुंदोगदो अपने लोगों को हिजरत करने के बारे में बता रहा होता है। इस दौरान गोंजागुल उसके पास आती है और उसे हिजरत करने से रोकती है और उसे कहती है कि मेरे वालिद की मजबूरी है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ सिपाही दिल्ली दामीर के पास जाते हैं और कहते हैं कि गुमस्तेकन ने हमें भेजा है और आपको बुलाया है और वो अर्तुल के हवाले से तफ्तीश करना चाहते हैं। दिल्ली दामीर उनके साथ चल पड़ता है। इस दौरान हलीमा भी ये सब कुछ देख रही होती है और फौरन वहां से चली जाती है। वो सिपाही दिल्ली दामीर को लेकर पिंजरे में कैद कर देते हैं। इतने में गुमस्तेकन आता है और पूछता है कि मुझे अर्तुल और उसके साथियों का पता बताओ कि वो कहाँ हैं, जिस पर दिल्ली दामीर कहता है कि अगर अर्तुल गद्दार होता तो मैं खुद उसका सर कलम कर देता। गुमस्तेकन के इसरार के बावजूद भी दिल्ली दामीर उसको अर्तुल के बारे में कुछ भी नहीं बताता। दूसरी तरफ दुर्गा कबीले के कुछ सिपाही हलीमा सुल्तान का रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं कि गुमस्तेकन ने आपको बुलाया है, जिस पर हलीमा सुल्तान उनके साथ चल पड़ती है। इस दौरान काई कबीले का एक सिपाही ये सब देख लेता है और फौरन हाइमा खातून की तरफ दौड़ता है। हाइमा खातून को आयतुलन बहाने से अपने साथ ले गई थी, जहाँ एक कबीले की लड़की की शादी हो रही थी। इतने में वो सिपाही वहां पहुंचता है और हाइमा खातून को बताता है को बुलाओ। दुर्गा के सिपाही हलीमा को लेकर पिंजरे वाले खेमे के बाहर पहुंचते हैं तो इतने में हाइमा खातून भी अपने सिपाहियों के साथ वहां आ जाती हैं और उन्हें रुकने को कहती हैं और कहती हैं कि हलीमा सुल्तान को जाने दो, जिस पर एक सिपाही कहता है कि ये गुमस्तेकन का हुक्म है। ये सुनकर हाइमा खातून फौरन अपनी तलवार निकालती हैं और सिपाही की गर्दन पर रख देती हैं और उसे कहती हैं कि हलीमा सुल्तान को जाने दो वरना मैं तुम्हारा खून बहा दूंगी। इतने में गुमस्तेकन भी अंदर से निकल आता है और हाइमा खातून को कहता है कि आप रियासत के खिलाफ बगावत कर रही हैं, जिस पर वो कहती हैं कि जालिमों के खिलाफ बगावत करना हमारे खून में शामिल है। फिर वो अपनी तलवार गुमस्तेकन की तरफ करती हैं। इतने में कुरकुत सरदार भी वहां पहुंच जाता है और सबको अपनी तलवारें नीचे करने को कहता है। फिर हाइमा खातून उसे सारी सूरत हाल के बारे में बताती हैं, जिस पर कुरकुत सरदार सख्त गुस्से में आ जाता है और अपने सिपाहियों को फौरन वहां से जाने को कहता है। फिर गुमस्तेकन को कहता है कि मेरी इजाजत के बगैर तुम कैसे किसी को सजा दे सकते हो। गुमस्तेकन कहता है कि हलीमा सुल्तान छुपकर अर्तुल से मिलती है, जिस पर कुरकुत सरदार कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर भी तुम मेरी इजाजत के बगैर इस कबीले में कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद गुमस्तेकन कहता है कि हलीमा सुल्तान ने सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ एक खत भेजा है जिसमें उसने हमारी शिकायतें लगाई हैं। हाइमा खातून कहती हैं कि अगर ऐसा है तो तुम्हें ये बात साबित करनी होगी। गुमस्तेकन कहता है कि अगर मैंने ये साबित कर दिया तो आप अर्तुल और हलीमा सुल्तान को अपने हाथों से मेरे हवाले करेंगी। हाइमा खातून कहती है कि हाँ मैं करूंगी, लेकिन अभी तुम दिल्ली दामीर और हलीमा सुल्तान को छोड़ दो, जिस पर गुमस्तेकन उन दोनों को आज़ाद कर देता है। दूसरी तरफ गार में अर्तुल बैग खोलकर कागजात देखता है, लेकिन उसे कुछ खास समझ नहीं आती।
اتنے میں ابن العربی وہاں آ جاتے ہیں اور وہ کاغذات دیکھنے لگتے ہیں۔ وہ ارطغرل کو بتاتے ہیں کہ یہ نہایت ہی ضروری کاغذات ہیں۔ اس میں ارتکوش صاحب نے منگولوں کے خلاف جنگ کے بارے میں منصوبہ بندی کی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ جنگ کے وقت کون سے قبیلے کو کتنے سپاہی دیے جائیں گے اور منگولوں کے خلاف کون سا راستہ اختیار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سنگر تیکن کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ اوگیڈے کو مارنے کے بعد جلد واپس آ جائے گا، جس پر ارطغرل خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف گمس تیکن آیت اللہ کو کہتا ہے کہ کرکت ہماری مقصد میں رکاوٹ بن رہا ہے، اس لیے جب میں تمہیں کہوں اس کو ختم کر دینا۔ آیت اللہ کہتی ہے کہ میں پہلے تیکن اور گوکچے کی شادی کرا لوں، پھر یہ کام بھی کر دوں گی اور کرکت سردار کو ہماری مقصد میں رکاوٹ نہیں بننے دوں گی۔ دوسری طرف گندوگدو قبیلے سے باہر ایک جگہ پر گونجا گل سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ گونجا گل اسے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اس کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے۔ اتنے میں کائی قبیلے کا ایک سپاہی وہاں پہنچتا ہے اور گندوگدو کو گمس تیکن کے اقدام کے بارے میں بتاتا ہے۔